वेलकम बैक टू द चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। क्लास 9th एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवोल्यूशन में हमने ऑलरेडी 3, 4, 5, 6 पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप चैनल पे नए हैं, ग्रुप में नए हैं, तो मैं नीचे वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा। आप जाके प्लेलिस्ट में आप प्रत्येक लेक्चर को सीरीज वाइज देख के फिर आप इस पे आएंगे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ पिछले टॉपिक से इंटरलिंक है। यदि एक टॉपिक आपका मिस हो जाएगा तो इस टॉपिक को आप नहीं समझ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कैसे आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन हुआ था, और आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन कैसे वहां पे मोनार्की सिस्टम को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब क्या होता है? राजा का शासन रहेगा, लेकिन राजा को कंट्रोल करने के लिए, राजा की पावर को रोकने के लिए उस पर कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक संविधान बनाया गया, ठीक है, ताकि वो संविधान राजा के शक्तियों को, राजा के मनमानेपन को रोक सके, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब क्या होता है, देखिए, फ्रांस एक ऐसा देश था, फ्रांस में कभी स्टेबल गवर्नमेंट कभी रही नहीं, चाहे मोनार्की सिस्टम है, चाहे रिपब्लिक है, चाहे वो कुछ मतलब आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, डिक्टेटरशिप, नेपोलियन के तानाशाही से सारी चीज़ आज़ाद हो गया। कभी भी फ्रांस का जो पॉलिटिकल सिस्टम रहा स्टेबल नहीं रहा है। कभी फ्रांस में अप्स एंड डाउन्स ऑलमोस्ट हमेशा आते रहे हैं। मतलब फ्रांस की जो अगर सिस्टम करे, फ्रांस के अगर गवर्नमेंट का वहाँ के सिस्टम की बात करें तो कभी स्टेबल नहीं रही है। कभी कुछ हुआ है, कभी कुछ हुआ है, कभी वहाँ पे पॉलिटिकल वार, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक युद्ध हमेशा होते रहे हैं। तो मैं बात करता हूँ, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हो चुका था, हम लोग क्रांति की शुरुआत कर चुके थे, और क्रांति की शुरुआत करने के बाद हम लोग 1791 में द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भी कर चुके थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के नाम से जाना गया था, ठीक है। लेकिन उसी सीरीज को और उसी घटना को आगे हम बढ़ाते हैं, क्योंकि मैं बोला हूं फ्रांस में परिस्थितियां, फ्रांस में सर्कमस्टांसेस हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। सर्कमस्टांसेस चेंजेस ड्यूरिंग द टाइम इन फ्रांस, मतलब समय के चलते, समय के अकॉर्डिंग सब कुछ बदलते गया फ्रांस में। क्या होता है? इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ द रिवोल्यूशनरी क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ टाइम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चेंज। कैसे चेंज हुआ देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आप हेडिंग में देख रहे होंगे, फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक। गाइज, फ्रांस आप जानते हैं बिकम्स मतलब बन गया, रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य, रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य। पहले मैं रिपब्लिक वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये हमको लग रहा है 2015 या 16 की बात है, जब अपने इंडियन पार्लियामेंट में सारे सांसद अंदर थे, और हमको लग रहा है 26 जनवरी का दिन था, या इट वॉज जस्ट 26 जनवरी, 26 जनवरी का टाइम था। और जैसे वो पार्लियामेंट से निकले, संसद से जैसे निकले, तो सामने मीडिया वाले थे, तो मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन करते हैं, सर गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? मोस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर नॉट एबल टू टेल द आंसर, दे आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन। वे क्वेश्चन का आंसर देने योग्य नहीं थे। वो रिपब्लिक का मतलब बोल रहे थे हम लोग इंडिपेंडेंस है, हम लोग आज़ाद है, हमारा देश आज़ाद है, बट दे डिड नॉट टेल एग्जैक्ट आंसर। जो हकीकत, जो वास्तव में जो शब्द होना चाहिए, उसका वो लोग आंसर नहीं दे पाए। क्या होता है रिपब्लिक? रिपब्लिक मतलब होता है गणराज्य, गणराज्य, रिपब्लिक मतलब गणराज्य। एक ऐसा राज्य जहां का जो शासक होगा वो चुन के लोगों के द्वारा जाएगा। एक ऐसा राज्य, स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जहां का जो हेड होगा, जहां का जो मुखिया होगा, लोगों के द्वारा चुन के जाएगा, उसी को बोलते हैं गणराज्य। यानी वहां पे जो हेड होगा, आपका हायरार्की सिस्टम पे नहीं चलेगा, वंशवाद पे नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बन जा रहा है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बन जा रहा है, डीएम का बेटा डीएम बन जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। रिपब्लिक इसका मतलब ये नहीं हुआ, वो तो फिर आपको ऑटोक्रेसी आ जाएगा, फिर आपको क्या बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम हो जाएगा, एनार्कियल सिस्टम आ जाएगा, मोनार्की सिस्टम आ जाएगा, फिर वो पुरानी चीजें हो जाएंगी। लेकिन रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? आप इलेक्ट करके भेजेंगे, जैसे हम इलेक्ट किए हैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने रीजन के, तो वो इलेक्ट किए हैं नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी शासन चला रहे हैं, फिर 5 साल बाद हट जाएंगे, अगेन अच्छा काम किए तो अगेन आ सकते हैं, गंदा काम किए तो उन्हें हम हटा सकते हैं, इसे बोलते हैं रिपब्लिक। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर नॉट एबल टू टेल द आंसर, बट मैं आपको बता दिया हूँ रिपब्लिक आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हाउ फ्रांस बिकम्स रिपब्लिक? फ्रांस एक गणतंत्र बन गया। गणतंत्र मतलब क्या? राजा को हटा दिया गया, ठीक है, राजा को हटा दिया गया था, राजा के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया गया था, और असेंबली और राजा मिलकर देश को चलाएंगे, और हमेशा उसके अकॉर्डिंग देश चलते गया। लेकिन मैं आपको बोला ना, जब आप राजा को हटाएंगे, जो राजा सदियों से आपके देश पे राज कर रहा है, जो राजा सदियों से फ्रांस पे राज कर रहा है, जब आप उसको हटाएंगे तो उसके अंदर लगेगी, उसको मतलब खलेगा, यार इतना अच्छा खासा मेरा शासन चल रहा था, मैं देश को चला रहा था, रूल ओवर कर रहा था, लग्जरियस लाइफ जी रहा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, लेकिन रिवोल्ट हुआ, अचानक सब कुछ चेंज हो गया,
ठीक है। और वो जो टाइम था, जो 18-17 सेंचुरीज का जो टाइम था, जितने भी यूरोप था, सारे यूरोप में आपका मोनार्की सिस्टम चल रहा था, चारों ओर राजतंत्रात्मक सिस्टम थे, चारों ओर मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था, राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं चल रही थी। तो जब रिवोल्यूशन जब फ्रेंच में हुआ, जब रिवोल्यूशन फ्रेंच में करके वहाँ के मोनार्की सिस्टम को उखाड़ के फेंक दिया गया और रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया, तो सारे अगल बगल के जितने भी कंट्री वाले थे उनकी जलने लगी, उनकी फटने लगी। अबे भाई, तो फ्रांस का राजा तो हट गया, धीरे धीरे हमारे यहाँ भी अगर क्रांति का मतलब मेरे यहाँ भी क्रांति हो गई, हमारे यहाँ के लोग भी अवेयर हो जाएंगे तो भी क्रांति कर देंगे, तो हम भी राजा के पोस्ट से हट जाएंगे और मेरे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या रिपब्लिक का इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। तो सारे जलने लगे, सारे जो जितने भी उसके नेबरिंग कंट्री थे, सारे लोग अब अंदर आग लग गई। कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में जो किए हैं और 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसको तो कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो ये चकोड़े सब हमको भी घेर लेंगे, सब हम लोग भी उसके चपेट में आ जाएंगे, फिर दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो जब तो मिर्ची लगी होती है किसको, लुई सलावा को मिर्ची लगी होती है, तो लुई सलावा क्या करता है, लुई सलावा अगल बगल जितने भी पड़ोसी राज्य होते हैं, पड़ोसी देश होते हैं फ्रांस के, उससे जाके ट्रीटी करता है, संधि करता है, कहता है देखो भाई मेरे साथ हुआ, बहुत बुरा हुआ, वो तुम लोग के साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग हम दोनों सब लोग मिलकर कोऑपरेट करें और फ्रेंच में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की है, रिपब्लिक एक गणराज्य बन गया, उसको उखाड़ फेंक दिया जाए और अपने सैनिक, अपने ट्रूप्स को भेज के उनको मार दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। ऐसा ये प्लानिंग बनाता है कौन, लुई सलावा। प्रूसिया और ऑस्ट्रिया दो इसके पड़ोसी देश रहते हैं, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया उसके अच्छे मित्र भी रहते हैं, तो उनसे प्लानिंग बनाता है, उनके साथ मिलकर कोलिशन करके अटैक करके ये जो रिवोल्यूशनरी जो हमारे देश में राज कर रहे थे फ्रांस में, उसको हटाने के लिए। ठीक है, आज जब बताइए, जब जो नेशनल असेंबली, जो रिवोल्यूशनरियों का जो फॉर्मेशन था नेशनल असेंबली, जब इनको मालूम चलेगा तो क्या करेंगे, उनको अटैक करने से पहले ये अटैक कर देते हैं। अभी अटैक कर देते हैं और फिर दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। यही चीज़ें आज हम टॉपिक में बात करेंगे। फिर आगे मैं पढ़ाऊंगा जैकोबियन क्लब का कैसे एस्टेब्लिशमेंट होता है और कैसे फिर आपका ये जो मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हट जाता है, रिपब्लिक हट जाता है, फिर एक नया सिस्टम आता है, फिर नेपोलियन का राइज होता है, फिर नेपोलियन दब जाता है, फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता है, हमेशा उठा पटक चलते रहता है। तो आइए गाइज, हम ले चलते हैं आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग। दाऊ द फ्रेंच बिकेम अ रिपब्लिक। जैसा कि आप जानते हैं फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था, एक गणराज्य बन चुका था। अब यहाँ पे राजा नहीं, अब यहाँ पे लोगों के द्वारा चुन के यहाँ का जो सत्ता जो चलाएगा वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होगा, जो नेशनल असेंबली और राजा के बीच का आदमी होगा। ठीक है, 1791 में ये सब कुछ हो गया था, बट द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग। लेकिन परिस्थितियाँ समय के अनुसार गंभीर होती गई, परिस्थितियाँ समय के अनुसार बदलती गई। क्या बदली, यद्यपि लुई सोलहवां हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लुई सलावा खुद साइन किया था, बेचारा खुद सिग्नेचर किया था लुई सलावा, कि भाई हम साइन करते हैं तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन पे और हम आज से एक्सेप्ट करते हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की रहेगी, नेशनल असेंबली जो कहेगी उसी के अनुसार टैक्स हाई किया जाएगा, उसी के अनुसार कंट्री चलेगा, उसी के अनुसार फ्रांस में गवर्न किया जाएगा। ठीक है, वो साइन कर दिया तो वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन सेक्रेट नेगोशिएशन, लेकिन गुप्त रूप से, चुपचाप गुप्त रूप से नेगोशिएशन मतलब बातचीत करता है किससे, टू द किंग ऑफ प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया। प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया के राजाओं से चुपचाप गुप्त रूप से वो संधि करता है, मिलजुल के लोग बात करते हैं और एक संधि करते हैं और क्या करते हैं, एंड कहते हैं जो रिवोल्यूशन हुआ था 1789 में, वो रिवोल्यूशन बहुत गंदा था, बहुत भयानक था। ये राजा बात कर रहे हैं, कौन, लुई सोलहवां, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के राजकुमार और लुई सोलहवां मिलकर चकोड़े बात कर रहे हैं क्या, भाई जो रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था वो बहुत गंदा यार, बहुत बेकार था। क्या, क्यों बेकार था, क्योंकि लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्की, क्योंकि राजा के सारे पावर को लिमिटेड कर दिया गया। अब राजा नहीं रहा, राजा एक कठपुतली बन गया। अब ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रहा है, रिपब्लिक हो गया वो देश, अब हमारी कोई औकात ही नहीं रही, हम भी एक कॉमन इंसान हो गए। तब जाहिर सी बात, ये मिलकर आपस में बात कर रहे हैं। रूलर्स ऑफ द नेबरिंग कंट्री टू वरीड, जितने भी शासक थे, पड़ोसी देश के जितने भी शासक थे, सब चिंतित थे। ये गजब हो गया यार, रिवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, अगर देखा देखिए अगर यूरोप के हमारे देश में भी अगर रिवोल्यूशन होने लगे तो हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम भी जो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, जो क्या बोलते हैं आपको अयासी वाला ज़िंदगी जी रहे, तो अयासी हम नहीं जी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और टैक्स लोगों पे नहीं थोप पाएंगे, फिर हम एक कॉमन इंसान, एक मैंगो पीपल रह जाएंगे, बड़ा दिक्कत होगा। इनकी जलती थी, फटती थी, सही बात तो यही है। ठीक है, तो इसलिए क्या, रूलर्स ऑफ नेबरिंग कंट्री टू वरीड, इसको लेकर चिंतित थे। दे मेड अ प्लान, ये चकोड़े से मिलकर एक प्लान बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टू सेंड अ ट्रूप, एक सेना, आर्मी भेजा जाए टू पुट डाउन द इवेंट्स, जितने भी घटनाएं हुए हैं उस घटनाओं को दबाया जाए, उन घटनाओं को दमन किया जाए, उन घटनाओं को कुचला जाए, उन घटनाओं और जो संधिया और जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ग है उनको डिस्ट्रॉय किया जाए, बर्बाद किया जाए। 1789 के दौरान जो भी घटनाएं हुई उनको खत्म किया जाए और अगेन मोनार्कियल सिस्टम को स्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, बिफोर दिस कुड, अभी ऐसा सोच ही रहे थे, अभी ट्रूप भेजने की बात सोच ही रहे थे, नेशनल असेंबली को मालूम चल गया। जो नेशनल असेंबली सारे लोग रिवोल्यूशनरी थे, जो मिडिल क्लास के जो राइज हुआ था, मैं प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उन लोग को मालूम चल गया, जो नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया था 1789 के युद्ध के बाद 1791 में, उनको मालूम चल गया
और कहते हैं देखो हम लोग से छुपा छुपी तुम लोग क्या कर रहे हो भाई। अब देखो क्या हाल होता है। 1792 अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली डिक्लेयर द वार। नेशनल असेंबली 1792 में अप्रैल 1792 में युद्ध की घोषणा कर देता है प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। कहता है भाई तुम लोग हम पे अटैक करोगे, नेशनल असेंबली पर अटैक करोगे, तुमको हमसे फट रही है, अब लोग तुमसे पहले हम ही अटैक कर रहे हैं। क्या कौन क्या नेशनल असेंबली डिक्लेयर द वार अगेंस्ट द प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, उसके विरुद्ध वार की घोषणा कर देता है। बिफोर अटैकिंग द प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया नेशनल असेंबली अटैक ऑन देम, उनके अटैक करने से पहले नेशनल असेंबली उन पे अटैक कर दिया। इट वॉज रियली जस्ट फनी यार। ठीक है, आगे देखते हैं। 1000 volunteers joined the army और नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड दैट इफ एनी पीपल वांट टू ज्वाइन द आर्मी इन वॉलंटियर स्वेच्छा से कोई भी इंसान, कोई भी फ्रेंच का नागरिक अगर आर्मी में, फ्रेंच के आर्मी में आना चाहता है, दे आर वेलकम, दे आर मोस्ट वेलकम। वो आए, स्वेच्छा से आएँ और अपने देश का सेवा करें, देशभक्ति की भावना को जगाएं। और जो फ्रेंच में जो रिवोल्यूशन हुआ था, फिर जो उस मोनार्कियल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की बात करा लुइस ओल्हामा, ऑस्ट्रिया और प्रूसिया का राजकुमार, उसको हटाया जाए। आइए आप लोग प्रवेश कीजिए। अभी जैसे ये डिक्लेयर करता है, जैसे ही ऐसी बातें निकलती हैं नेशनल असेंबली से, लॉट्स ऑफ द पीपल एंड ऑल द यूथ्स कम टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच के जितने भी युवा थे सारे फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं। टू फाइट अगेंस्ट द प्रूसिया एंड ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। टेल मी गाइस, इफ द यूथ ऑफ द फ्रेंच दे आर ज्वाइनिंग द फ्रेंच आर्मी, देन हु विल फीड देयर फैमिली। यदि कोई युवक अपने फैमिली को छोड़ के फ्रेंच आर्मी में इंटर कर रहा है, तो फिर उनके फैमिली को कौन खिलाएगा? ऑब्वियसली द वीमेन ऑफ देयर फैमिली, दे टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फीड देयर फैमिली। जैसे ये युवक घर से बाहर निकलते लड़ाई के लिए, तब घर की जिम्मेदारी, घर के खान पान, घर के जितने भी चीज़ें होती हैं उनको चलाने की जिम्मेदारी औरतों पर आ गया। एंड औरतें एंड वुमेन जस्ट वेंट आउट टू द होम, घर से बाहर निकलने लगी। दे वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम करने लगी। टू फीड देयर फैमिली, टू लुक आफ्टर देयर फैमिली, अपने घर की देखभाल करने के लिए, जिम्मेदारियों को संभालने के लिए घर से बाहर निकलने लगी। आगे देखते हैं। ए वार ऑफ द पीपल। अब ये जो वार जो हुआ था फ्रेंच वर्सेज प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो वार हुआ था, ये फ्रेंच, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वार नहीं था। ए वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग, ये राजा और राजशाही व्यवस्था और लोगों के बीच युद्ध था। राजा और राजशाही व्यवस्था वर्सेज कॉमन लोगों के बीच, साधारण लोगों के बीच युद्ध था। ठीक है, ऑल ओवर द यूरोप, और ये युद्ध पूरे यूरोप में फैल गया। नॉट ओनली इन फ्रेंच, ऑल ओवर द यूरोप वर अफेक्टेड बाय दिस वार। पूरे यूरोप में ये वार फैल गया। ठीक है, अब क्या होता है? वार्स ब्रॉट लॉसेस। आप जानते हैं युद्ध किसी भी देश से करे, आप कितना भी पावरफुल है, अमेरिका कितना भी पावरफुल है, यदि एक न्यूक्लियर बम भारत पे छोड़ता है, ऑब्वियसली हम लोग का नुकसान होगा। लेकिन गलती से हम भी एक छोड़ दें तो उसका भी तो नुकसान होगा। युद्ध हमेशा रक्तपात मचाता है, युद्ध हमेशा तबाही लाता है। ये नहीं युद्ध एक ही देश को नुकसान पहुंचेगा, नहीं, जो पावरफुल है उसको भी युद्ध नुकसान पहुंचाएगा। तो कह रहा है वार ब्रॉट लॉसेस, युद्ध था काफी नुकसान लाए, काफी नुकसान और भयानक परिस्थितियां फ्रांस में पैदा हो गई। एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, और आर्थिक तंगी की हालत हो गई। आर्थिक रूप से फ्रांस और कमजोर होता गया। जो गरीब लोग थे, जो युद्ध में लड़े थे, उनके यूथ, उनके घर के नवयुवक गए थे लड़ने, उनके घर में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने लगे। एंड टू द पीपल मेन वर अवे, घर से बाहर पुरुष लड़ रहे थे, फाइटिंग एट द फ्रंट, सामने से पुरुष लड़ रहे थे, आगे से जाकर पुरुष लड़ रहे थे, बट एट द बैक, लेकिन पिछले स्तर पे, यानी पीछे जो घर को कौन संभाल रहा था? वुमेन अर्निंग, लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। नवयुवक के चले जाने के बाद घर की जिम्मेदारी औरतों पे आ गई। जो फ्रंट पे तो पुरुष लड़ रहे थे, लेकिन बैक बेंचर जो थे, औरतें थी, अपने घर का देखभाल कर रही थी और खर्चा चला रही थी। ठीक है, बट लार्ज सेक्शंस नॉट सेटिस्फाइड। ये से युद्ध चलते गया, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, युद्ध चल ही रहा था, लेकिन लोगों को अब ऐसा आभास होने लगा, यार ऐसे तो नहीं चलेगा। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना किए हैं, लुइस ओल्हामा को हटा दिए हैं, एक संविधान बना दिया, नेशनल असेंबली आ गया, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं, हमारे यहाँ फिर से लॉसेस आ रहे हैं, बहुत दिक्कतें हैं यार। ये लोग संतुष्ट नहीं थे आउटकम ऑफ रेवोल्यूशन। जो 1789 में जो रिवोल्यूशन हुआ था और 1791 में जो सुधार हुए थे, 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, इससे कुछ लोग कुछ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बड़े संख्या पे, व्यापक स्तर पर लोग इससे खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे? क्योंकि उनको लगा था, जब 1789 का जो रिवोल्ट हुआ, 1791 में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उनको लगा था आज के बाद हमारी लाइफ एकदम झिंगा लाला, आज के बाद कोई टेंशन ही नहीं होगा, बिंदास हम लोग जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे और मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन परिस्थिति ऐसे नहीं थी, परिस्थिति हमेशा बदलते गई फ्रेंच में।
तो उनको लगा नहीं, जो 1789 का रिवोल्ट हुआ, 1791 में जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन किया, वो सरासर गलत है। और जो 1791 में जो हम लोग कानून बनाए थे, जो संविधान बनाए थे, विच प्रोवाइड राइट्स टू द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो 1791 में जो हम कानून बनाए थे, वो कानून ही जो है वो भी अधिक से अधिक अमीर लोगों को ही पक्ष में था, अमीर लोगों के ही साइड में ज़्यादा था। तो अब हमको कुछ और करने की आवश्यकता है, हमें कुछ नया चेंज लाने की आवश्यकता है। अब इसके बाद वाला पार्ट हम देखेंगे कैसे ये लोग जो लार्ज सेक्शन ऑफ सेटिस्फाइड, जो नॉट सेटिस्फाइड रहते हैं, कैसे ये लोग के ग्रुप बनाते हैं, जैकोबियन पीपल का ग्रुप बनाते हैं। टी स्टॉल पे, कॉफ़ी स्टॉल पे, अलग अलग नाई की दुकान पे लोग बात करते हैं, युद्ध की बात करते हैं, रिवोल्यूशन की बात करते हैं, ग्रुप की फॉर्मेशन की बात करते हैं, और अगेन फिर से एक नए सिस्टम की बात करते हैं। वो अगले पार्ट में हम पढ़ाएंगे आपको। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोट्स बनाना ना भूलें। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।